आज का जो चैप्टर है उसका नाम है देश के नाम संदेश, जो अब्दुल कलाम जी ने ईमेल के माध्यम से देशवासियों को लिखा है। ठीक है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पत्र पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। आगे ये दिया है। मात्र छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच ऑर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स करीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कुछ नहीं करते, कहते हैं क्या? ये सवाल है उनका कि अगर आप बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, परदेश जाते हैं, तो आप वहाँ पर उनके सारे कानून कायदे मानते हैं। ठीक है ना। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलां हूँ और फलां मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे लोगों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराए देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? ये बात सही है। डॉक्टर कलाम जी जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम सारे नियमों का पालन करते हैं, परंतु जब हम अपने देश भारत में लौटते हैं या भारत में रहते हैं तो इन नियमों की हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं, है ना। तो डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त दिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर
आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। मतलब पहले हम गंदगी फैलाते हैं और फिर सरकार पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा, जब उसके कुत्ते को हाजिर लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे उठाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज भी नहीं उठाएंगे, उसे कूड़ेदान में भी नहीं डालेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और वहाँ देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे के लिए शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे, और जब न्यूयॉर्क में असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या आपने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। मतलब उन्होंने जो ईमेल से देशवासियों को संदेश दिया था उस समय, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो कहा है वो सही है और आप ऐसा करते हैं और आप अच्छा करने के लिए तैयार हैं, तो इस संदेश को अपने और साथियों को भेजिए, है ना। तो ये बात सही है। तो हमारा जो कर्तव्य है वो देश के लिए हमेशा होना चाहिए। कुछ भी काम हो हमें सबसे पहले आगे आकर करना चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। ठीक है, अब आगे ये शब्दार्थ है। वाकई माने यथार्थ या हकीकत में, रश्क यानी ईर्ष्या, रवैया यानी परिपाटी, तकरीबन यानी प्राय या लगभग, पुर्जे माने टुकड़े, मिसाल माने उदाहरण, हिमाकत यानी मूर्खता या बेवकूफ़ी, झकझोरना यानी झटका देना या झजोरना। ठीक है, तो ये आज का पार्ट 4 ख़त्म हुआ है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप में डालूँगी।